हेलो स्टूडेंट्स। आज का सीयूटी का एनालिसिस बेटा डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये भाई थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जिनके एग्जाम्स अभी हैं डोमेन के। तो आज सीयूटी का जो एनालिसिस आया है डोमेन का, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल डोमेन सब्जेक्ट्स बेटा, फर्स्ट शिफ्ट का जो रिव्यू है दैट इज, उसके लिए बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि जो एनटीए है बहुत स्ट्रिक्ट रहा आज के एग्जाम को लेकर, और जो जो उसने अपनी कंडीशंस बता रखी थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको। अपने एग्जाम सेंटर पे 1 आवर पहले बिल्कुल पहुंच जाइए, क्योंकि उसके अंदर जो फ्रिस्किंग हो रही है दैट विल टेक योर टाइम। तो फ्रिस्किंग का एक तो ध्यान रखना है बेटा। आधार कार्ड की आज स्टूडेंट्स को कईयों को प्रॉब्लम आई है, तो वो भी चीज आप देख कर जाना कि जो आधार कार्ड है उसको अनलॉक जरूर करा के जाना। अदरवाइज स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है उनको अनलॉक करते वक्त, जब उनके बायोमेट्रिक्स हुए हैं तो उस टाइम पर उनको आधार कार्ड को अनलॉक करवाना कहीं भूल जाते हैं या हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी होती हैं, तो आप उस चीज को पहले से अनलॉक करवा के जाइएगा। ठीक है, तो एनटीए के बेटा जो भी आपको गाइडलाइंस मैंने पहले भी बता रखी हैं शॉर्ट वीडियोस में, आप उनको एक बार देख लीजिए, तो वो बहुत ज्यादा फॉलो की गई हैं। प्रेफर करिए कि आप शूज मत पहन के जाइए, क्योंकि वो बाहर उतरवा दिए गए थे। और पेन आपके अलाउड नहीं है। ठीक है, वो आपको अपना ही पेन दे देंगे। पेन अलाउड नहीं है, अपना सामान मत लेकर जाइए, उनको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी चीज आपको देखकर चलनी है। ठीक है, तो एनटीए की बेटा एक तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए अपने आज के एनालिसिस पे, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स हुए बच्चे, जिन बच्चों का डोमेन था तीनों सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले इको का एग्जाम उनको मिला था, उसके बाद उनको बीएसटी का मिला है, एंड देन लास्ट में उनको अकाउंट्स का पेपर दिया गया था। टाइमिंग्स तो आपको पता ही है, सबके लिए एक ही घंटा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे आपको कि कितनी देर के लिए आपको मतलब है, वो तो 1 घंटे का ही पेपर है तो आपको मिलेगा। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, आज का सीक्वेंस ये रखा उन लोगों ने। अब बेटा एक एक करके मैं आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करके बता रही हूँ कि आज का एग्जाम किस तरीके से था, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और आप किस तरीके से आगे पढ़ रहे हैं ना, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आज जैसे एग्जाम हुआ है, पेपर बिल्कुल सीक्वेंस में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा था, मतलब वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, तो डरने की कोई बात नहीं है। सीबीटी एग्जाम है, आप सबको पता ही है, आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपका सेंटर प्रॉपर्ली अलॉट था, पूरी कंडीशन जो भी मतलब फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल थी बेटा, सब कुछ। तो उस चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, फ्रिस्किंग प्रॉपर्ली हुई है, रूल सारे फॉलो करे गए हैं। अब हम इको का एनालिसिस सबसे पहले देखते हैं बच्चे कि इको का पेपर क्या था। जैसे आप सबका क्या है इको के अंदर, मैक्रो, ठीक है, माइक्रो बताई गई थी आपको, एंड आईआईडी बताया गया था। तो इसी ऑर्डर के अंदर आप ये लगा के चलिए कि 60% पेपर जो था वो मैक्रो से पूछा गया, 30% पेपर जो था वो आपका माइक्रो, और आईडी से सिर्फ 10% का पेपर आया है। तो आप बेटा मैक्रो को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइए। अब मैक्रो के अंदर भी आया क्या क्या है वो भी देख लीजिए। मैक्रो के अंदर ज्यादा जो स्ट्रेस गया वो न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर गया, और न्यूमेरिकल बहुत ईजी थे न्यूमेरिकल्स, लेकिन कंपोनेंट्स भी पूछ लिए जैसे। ठीक है, तो वो पूछा गया बेटा। जैसे बैंक रेट था तो बैंक रेट पूछ लिया, रिवर्स रेट पूछ लिया, रेपो रेट पूछ लिया। ठीक है, तो उस चीज को देख लो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी। मनी सप्लाई में बचे थोड़ा सा, जैसे M1 कंसेप्ट आप लोग 12th में पढ़ते हैं, यहाँ मनी सप्लाई में M3 और M4 कंसेप्ट भी पूछे गए थे। तो वो चीज का देख लेना, क्योंकि उसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते हैं, बिकॉज वो पावर बूस्टर्स में तो दिए ही हुए हैं, तो ऐसा जितनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माइक्रो के अंदर आपके पास, मैक्रो में देखो बेटा मोस्टली ये, एंड बजट का चैप्टर तो आपको पता है वो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, उसके इफेक्ट्स पूछे गए। जैसे यहाँ पर बैंक रेट पूछा गया था, सीआरआर पूछा गया, तो उसमें क्या था कि उसके इफेक्ट्स पूछे गए कि क्या इफेक्ट्स रहते हैं, वो चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। पीवाई क्यूज में से क्वेश्चन आए हुए थे बेटा, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या था, जो न्यूमेरिकल हो गया, जैसे वो चीज आपको पता चली गई है। तो मैक्रो बेसिकली ये थी बेटा, लेकिन एनसीईआरटी को आपको लेके चलना है। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट था जैसे, वो तो उसके अंदर, तो उस चीज का है। अब सेकंड हम आ जाते हैं, एनालिसिस करते हैं अपना बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, एक तो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट तो यही ध्यान रखना बच्चे। फिर डिमांड के सिंपल क्वेश्चन से, जैसा कि आपको वीडियोस में मैंने बता भी रखे हैं, तो वो डिमांड का चैप्टर आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिजिकल पॉलिसीज के बारे में, लेकिन यहाँ पर बेटा फिजिकल पॉलिसी वो जो, जैसे वहां पे तो है ही आपकी मैक्रो के अंदर, यहाँ पर माइक्रो के कंटेक्स्ट में टैक्स रिलेटेड बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा देख लेना, और पीवाई क्यूज को बेटा अच्छे से कर लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा मुश्किल नहीं थी, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे, मुश्किल नहीं था इतना ज्यादा। ठीक है, डेटाबेस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। बच्चे आईडी की अगर बात करें, आईडी बहुत कम पूछी गई है, जितना बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे और डेटा पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे उस तरीके से नहीं आई है। 2 से 3 क्वेश्चन
नॉर्मली आए हैं, वो भी कमेटी जरूर पढ़ लेना बच्चे, जैसे कार्वे कमेटी, इस तरीके की जो कमेटीज के क्वेश्चंस थे वो ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, और आपके पास जैसे मेन वही कि सीक्वेंस में अरेंज करके दिखाना, मैच द कॉलम करना, तो बेटा इको का एनालिसिस इस तरीके का था, तो आप ये देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बिजनेस स्टडीज के पे। तो बिजनेस स्टडीज का अगर हम एनालिसिस करें आज के एग्जाम का, तो पेपर जो था वो आपका बिल्कुल सिंपल था, वो मॉडरेट भी नहीं, सिंपल अच्छा पेपर था। सारा का सारा बच्चे आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कंसेप्ट कितने आपके स्ट्रांग है, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन सिंपल थे, पेपर बिल्कुल टाइमली कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसमें भी किसी बच्चे को कोई आज इशू नहीं आया है। कंसेप्ट आपके बेटा क्लियर होने चाहिए, और सब कुछ एनसीईआरटी का, कहीं बाहर से कुछ नहीं था, एनसीईआरटी में से सारा कुछ आया हुआ था। बेटा इसमें भी ये ध्यान रखना, जैसे बिजनेस में जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना एनसीईआरटी के अंदर, जो बॉक्सेस हैं बेटा, केस स्टडीज उनको अच्छे से आप कर लेना। ठीक है, कंज्यूमर एक्ट था, जैसे आपके पास प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें आपने जैसे राइट्स आपको पता हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था राइट्स के ऊपर, और केस स्टडीज आई हुई थी, बहुत इजी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बेटा आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है ना, दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस सारे अच्छे से लर्न कर जाना, बहुत प्रोसेसेस पूछे हुए थे, इन बिटवीन भी पूछे गए थे। ठीक है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 वो भी अच्छे से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला अच्छे से कर जाना। मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे सारे के सारे, और मार्केट के भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे। मार्केट में जैसे आपके पास था, फीस की बात करी हुई थी, तो बहुत सिंपल। तो बीएससी का पेपर तो जैसा आपका 12th का आता है, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी ही है 12th क्लास के अंदर, तो सीईटी बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चे अकाउंट्स का, जो कि थोड़ा सा पेपर जो था आपका, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरेटिव अगर हम देखें कंपैरिजन में बच्चे, तो अकाउंटेंसी का पेपर जो था वो थोड़ा सा मुश्किल कह रहे हैं, तो मॉडरेट पेपर ही कह के चलिए, ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन मॉडरेट वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आ गए। जैसे पहले पीछे आपके पास 40 क्वेश्चंस जो थे वो थियोरेटिकल आते थे, अब की बार न्यूमेरिकल्स पे बहुत स्ट्रेस करा है बच्चे। और न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर्स के उन्होंने लिए हैं, गुडविल। ठीक है, गुडविल में भी कौन सा, जैसे कैपिटलाइजेशन मेथड आपका है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट, इनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी बेटा इस पे क्वेश्चंस आए हैं काफी। एडमिशन की भी रेशो पूछी गई है, रिटायरमेंट के भी क्वेश्चन में से रेशो, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं वो पता करना है आपको। नेचर ऑफ अकाउंट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, रिवैल्यूएशन का, रियलाइजेशन का, तो मैं आपको एनसीईआरटी में से करवा भी रही हूँ, फिर भी किसी के कोई डाउट्स हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। डेथ का क्वेश्चन था जिस तरीके से, वो भी आपको आना चाहिए था। ठीक है, ये तो बेटा होगी हमारी पार्टनरशिप की बात। पार्टनरशिप तो इस तरीके से है, डिसोल्यूशन के बेटा सेट ऑफ आपको पता है कि किस तरीके से होता है डिसोल्यूशन के अंदर। मैंने जो कल एक वीडियो अपलोड भी करी थी, सेक्शन दिया था, उसमें आपको बता भी रखा था। ठीक है, कि किस तरीके से अपने को करना है। एक्ट तो है अपना 49 था इसके अकॉर्डिंगली, तो आप वो एक बार वीडियो बेटा चेक कर लेना, डिसोल्यूशन में किस तरीके से सेट ऑफ करना होता है, कैसे सेट करना है लायबिलिटीज एंड असेट्स को बच्चे, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए था। उसके अलावा बेटा आपके पास जैसे है स्टैम्प एक्ट का क्वेश्चन, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद इस बारी नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है, इस बारी भी वो आया हुआ है। ठीक, तो वो चीज होगी बच्चे। और आप एनसीईआरटी को बेटा फोकस करके चलिए। प्रैक्टिकल आपका 70% था, 30% की थ्योरी थी इसके अंदर। शेयर्स और डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे शेयर डिबेंचर के, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पूछे गए हैं बच्चे। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपके पास क्वेश्चन आए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, कैसे हम फॉरफीचर को निकालते हैं। ठीक है, किस तरीके से प्रीमियम की कैलकुलेशन होनी है। क्वेश्चन बच्चे सिंपल है, देखो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ही आए हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप लोग बेटा कितनी बार निकालते थे 12th क्लास के अंदर, तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। बट हाँ ये होता है कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल पेपर आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी बहुत ज्यादा मतलब वहां पे यूज होती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। 1 आवर के अकॉर्डिंगली पेपर बहुत अच्छा था। और पेपर के अंदर जो हमारे पास था पेपर, अगर हम बोले बच्चे, तो अकाउंट्स का हम कह सकते हैं कि मॉडरेट पेपर है। ठीक है, और इको का हमारा पेपर भी ठीक था। इको का बस ये है कि आईडी पे थोड़ा सा इन्होंने कम स्ट्रेस करा, तो इको का भी देखें तो ओके गया है पेपर, सिंपल ही है। ठीक है, और बच्चे ये है कि आपको अगर कोई भी फिर भी डाउट हो आप मेरे को बताना, तो नेक्स्ट हर शिफ्ट का जो पेपर है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक, अब अकाउंट्स की बच्चे जो एक थर्ड बुक आपकी है, उसमें कोई इशू नहीं आया अकाउंट्स के अंदर, जो हमारी थर्ड बुक थी अकाउंट्स की। ठीक है, जो थर्ड बुक है, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता देती हूँ वो भी थर्ड बुक का कैसे था। थर्ड बुक में बच्चे अगर हम देखें सिंपली, तो जो आपकी थर्ड बुक है वो एनालिसिस पार्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा देखो कहीं पे वेरीफाई नहीं किया उन्होंने कि आपको कंप्यूटराइज करनी है या आपको थर्ड बुक एनालिसिस वाली करनी है, और जो भी आपने एनालिसिस करना है उसमें ईच चैप्टर में से आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा।
ईच चैप्टर का आपका मतलब 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर है। तो एक क्वेश्चन तो आया ही हुआ है और वो भी बहुत सिंपल। बैलेंस शीट के अंदर कौन सा आइटम कहाँ पे पुट करना है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपका ये वाला बुक तो बड़े प्यार से हो रही थी। बहुत सिंपल फॉर्मूले पूछे हुए थे, फटाफट से सॉल्व हो रहे थे। तो बेसिक ही पूछा गया है, तो ईज़ी पेपर था, मतलब कंपैरेटिवली थर्ड बुक तो कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसके कैलकुलेशन पे बेटा ध्यान देना, और वो भी पीवाईक्यूज में से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो चीज़, अगर आप अच्छे से कर जाते हैं। सीक्वेंस बेस्ड आपको पता होना चाहिए, तीनों बुक्स के अंदर आपको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है। और जब आपको प्रोसेस आते होंगे बच्चे बीएसटी के अंदर भी, तो आप सीक्वेंस इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। बेसिकली बच्चे ये सारा का सारा आपका तीनों पेपर्स का था। डरने की कोई बात नहीं है, बस आराम से बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम को आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा, और कोई इशू नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको चाहिए हो, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है। लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको फर्दर भी मैं हर शिफ्ट के अकॉर्डिंगली अपडेट करती रहूंगी, ठीक है। और पर्सनली आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिएगा। थैंक यू बेटा, टेक केयर, ओके बाय।